देखो 8th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। व्हाट इज़ आवर 8th यूनिट? एटम एंड न्यूक्लियर, जिसमें 2 चैप्टर रहेंगे अपने पास। वन इज़ एटम एंड सेकंड इज़ न्यूक्लियर। तो 2 पार्ट्स में हमने इसको स्टडी करना है। व्हाट इज़ एटम? सो बहुत बार आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो एटम क्या है, क्या है मतलब एटम से पहले क्या है, कितने एक्सपेरिमेंट हुए, सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में एटम नाम कैसे पड़ा, कैसे क्या हुआ, है ना। देखो शुरू से ही हमारी क्यूरियोसिटी रही है, लोग ये जानना चाहते थे कि व्हाट इज़ द मैटर मेड अप ऑफ। ओके, इस चीज़ को जानने के लिए हिस्ट्री में टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट होते रहे, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत कुछ पढ़ाया आपको। देखो नेचर किस चीज़ से बना है? नेचर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मैटर एंड रेडिएशन। अब लाइट के बारे में तो स्टडी चल रही थी अलग से कि लाइट है क्या एक्चुअल में, और सारी स्टडी डिटेल बातें मैंने आपको बताई हैं। अब मैटर के ऊपर आते हैं। मैटर जो है, मैटर क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है? मैटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मैटर किस किस चीज़ से बना हुआ है और क्या है एक्चुअल मैटर के अंदर। तो इसको जानने के लिए हिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट होते रहे टाइम टू टाइम। और उस टाइम पे जब एटम के बारे में नहीं पता था, उससे पहले की बातें बता रहा हूँ। उस टाइम पे जब हमारे को नहीं पता था एटम क्या है, उससे पहले लोग ये सोचते थे कि मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि बेसिकली लोगों को क्या दिखता है, जैसे HCl है, HCl क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, CO2 है, H2O है, ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब इनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी साइंटिस्ट ने उस टाइम पे, कि जो करेक्टरिस्टिक्स देखी इनकी, वो ऐसा लगा देख करके कि वो करेक्टरिस्टिक्स एक पार्टिकुलर एटम के पास ही हो सकती हैं। आया समझ में? इनकी करेक्टरिस्टिक को देख करके ये जो नाम है ये डिसाइड हुआ है, एटम। ठीक, और शुरू में मैं आपको बताऊं एटम से पहले एटम नाम कैसे पड़ा। जैसे जो ऐसा बोला जाता है 600 BC में अप्रोक्स 600 BC में महर्षि 600 BC में महर्षि कन्नाड, या कन्नड़ बोलते हैं इसको, पता नहीं, मतलब अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं इसको। तो महर्षि कन्नाड या कन्नड़ आए, उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले डिफाइन किया था कि मैटर किस चीज़ का बना है। कैसे डिफाइन किया उन्होंने? ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आपको इतना आश्चर्य, इतना अपना सरप्राइज जो है ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जितनी भी आप फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हैं ना आज, ये सारी की सारी हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में है ये सारी चीज़ें। आज तो आप पढ़ रहे ग्रेविटेशन होता है, ये न्यूटन से 1000 साल पहले बता गए अपने, समझ में आएगा। ग्रेविटी नाम की चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले हैं। ठीक है, तो महर्षि कन्नड़ का पोस्टुलेट क्या था? महर्षि कन्नड़ एक दिन चावल खा रहे थे अचानक से। ठीक है, तो उनको ये सूझा कि चावल एक मैटर है। ठीक है, और अगर उस चावल को तोड़ा जाए, ठीक है, भुने हुए चावल थे वो, समझ में, उस चावल को बीच से तोड़ा जाए, 2 पार्ट में बट गया वो। अब उस एक पार्ट को उठा जाए, उसके 2 पार्ट किए जाएं, और ऐसे एक एक पीस को उठाते जाएं और एक एक उसके पार्ट करते चले गए। सॉरी, एक को तोड़ा, कितने बन गए? 2 बन गए। अब एक को उठा करके फिर उसको तोड़ा, फिर उसके कितने बन गए पार्ट? 2। और लास्ट में एक ऐसे स्टेज आएगी जिसके ऊपर वो चावल का जो दाना है वो आगे टूटना बंद हो जाए। उस स्टेज को उसने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया है महर्षि कन्नड़ के अकॉर्डिंग? परम अणु। परम प्लस अणु क्या बन जाता है? परमाणु। संधि विच्छेद भी समझ लो साथ के साथ। ठीक है, हिंदी भी पढ़ानी पड़ेगी अभी। ठीक है, तो परमाणु ये चीज़ है। वो परमाणु उसी टाइम पे कुछ ग्रीक साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे, मैटर के ऊपर, मैटर किस चीज़ से बना है, तो उन्होंने इसको नाम दिया एटम। ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट ने। नहीं तो हमारे अकॉर्डिंग, या हमारे जो महर्षि के अकॉर्डिंग क्या नाम था इसका? परमाणु, हिंदी नेम। और आपने सुना भी होगा नाम एटम बॉम्ब, और हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु बॉम्ब। ठीक है, तो परम अणु मतलब छोटे से छोटा अणु, जिसको आगे तोड़ना क्या हो जाए? मुश्किल। उस स्टेज को क्या नाम दिया गया है? परमाणु, यानी कि एटम। ठीक, अब एटम सबसे छोटा है या इससे छोटे भी और पार्टिकल्स हैं क्या? तो मैंने बताया ना, जैसे स्पेशल टाइप की चीज़ें थी, वो एक अपनी करेक्टरिस्टिक दिखाती थी। जैसे HCl तो मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, लेकिन सोडियम को देखा गया कि सोडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम काइंड के हैं और अपनी एक करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है,
तो सोडियम के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, वो मतलब सेम टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है। आया समझ में? अब स्टार्टिंग कहाँ से है, मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा इस चीज़ को। स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा अपने को कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या इस नेचर में। ऐसे ही पढ़ा है ना आपने अभी तक। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा क्या बोला जाएगा? एटम। क्या एटम से भी छोटी चीज़ें हैं, उसको लेकर के वहाँ से स्टार्ट करना है अपने को। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है कि कहाँ से क्या स्टार्टिंग थी। तो एटम के अंदर उससे भी छोटी चीज़ें मिली अपने को। ठीक है, आज आपको पता है एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम के अंदर उससे भी छोटी चीज़ें हैं विच आर कॉल्ड सब एटमिक पार्टिकल्स। और वो क्या है आज पता है, मैं उससे पहले नहीं पता था ना। मैं पहले की बात करूँगा, जब भी मैं समझाऊंगा तो ये समझना आपको नहीं पता एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, आज हमें पता है एटम से छोटी चीज़ें क्या हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, एटम के अंदर है वो, एटम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो एटम से छोटी होंगी तभी तो अंदर रहेंगी। और आज तो हमने ये भी पता लगा लिया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किस छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। अपने से छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? क्वार्क्स। अब क्वार्क्स का भी पता लगा लिया, क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। अब क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। समझ में गया? मतलब स्टडी इतनी ज़्यादा डिटेल में चली गई अपनी, बहुत ज़्यादा डीप चले गए हैं इस चीज़ के ऊपर। और साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि अल्टीमेट पार्टिकल ऐसा मिले जिससे ये पता लगाया जा सके दुनिया का निर्माण किस पार्टिकल से हुआ है। और कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में वो पार्टिकल भी फाइंड आउट कर लिया गया और उसका नाम रख दिया साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल। समझ में आ गया? गॉड पार्टिकल, जिसने मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का, गॉड पार्टिकल के कारण ही पूरा ब्रह्मांड बना है। समझ में? हाँ। अब जब आप एक पार्टिकुलर गैस को गर्म करते हो, ठीक है, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। अब मान लो आपने एक पार्टिकुलर गैस को गर्म किया, ठीक है, तो उससे एक लाइट निकलेगी, उस लाइट की एक वेवलेंथ होगी और स्पेक्ट्रोमीटर के अकॉर्डिंग ग्राफ पे हमने उसकी सीरीज बना ली। ठीक है, अब एक दूसरी गैस को गर्म किया, ठीक है, और उसकी एक सीरीज बना ली। ठीक है, तो इस तरह से जब आप डिफरेंट एटम्स को गर्म करते हो तो उससे निकलने वाली लाइट जो होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। ठीक है, तो उससे सीरीज बना ली हमने। वो सीरीज क्या बोल जाती है? सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो हमको पढ़ना है बाद में, टेंशन मत लो। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, इस तरह से हम जब गर्म करते हैं तो अलग अलग टाइप की गैसेज निकलती हैं। अलग अलग टाइप की गैसेज को गर्म करते हैं तो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ की लाइट निकलती है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कब से होगी? जब वो एक हाइड्रोजन जो गैस है वो अपने एक पार्टिकुलर एटम से मिलके बनी हुई है। समझ में? हाइड्रोजन गैस किससे मिलके बनी हुई है? हाइड्रोजन एटम से, छोटे छोटे पार्टिकल से। और दूसरी गैसेस अपने छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ हिस्ट्री में जिसको आपने पढ़ रखा है, एटम छोटा सा पार्टिकल माना गया था, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो उसी टाइम पे हिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हमारे को ये पता चला कि एटम के अंदर एक और छोटी चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है। और छोटी चीज़ें जैसे आपने पढ़ रखा हुआ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, पढ़ रखा है। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें अलग अलग टाइप की गैसेस डाल कर देखी गई, उनका प्रेशर लो किया तो आपको कैथोड से निकलने वाली रेज दिखी। और कैथोड से जो रेज निकली सभी गैसेस में वो सेम थी। यानी कि जो उन गैसेस से रेज बन रही थी, कैथोड रेज, यानी कि सभी गैसेस में एक चीज़ कॉमन है। सभी एटम्स, सारी गैसेस किससे बनी हुई है? एटम से। तो सभी एटम से निकलने वाली चीज़ में क्या है? सिमिलरिटी। वो कैथोड रेज एक जैसी ही दिखी। तो उस एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता चला? एटम के अंदर से क्या निकलते थे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में? एटम के अंदर से क्या निकलते थे? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज देखा गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मॉलिक्यूल देखो, स्टडी देखो मैटर से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, और एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। किस एक्सपेरिमेंट में पता चला? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। अब एक एटम जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
न्यूट्रल होता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो इसका मतलब इस एटम के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए था, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, क्या है इसका चार्ज, नेट चार्ज क्या है, जीरो, न्यूट्रल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज नेगेटिव है तो उतना ही चार्ज एक और पार्टिकल के ऊपर होना चाहिए जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और उस पार्टिकल को बाद में डिस्कवर किया गया और उसको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। यानी कि न्यूट्रल तो तभी होगा ना जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, जितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उस एटम में उतने ही नंबर ऑफ क्या हो, प्रोटॉन्स, तभी उसका नेट चार्ज क्या हो सकता है, जीरो। अब ये प्रोटॉन जो है वो कहाँ से डिस्कवर हुआ, वो सारी चीज़ें ही डिस्कस करनी है हमारे को। दिस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो चार्ज है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में शो करेंगे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही इस चीज़ का जन्मदाता है। और यहाँ इस चैप्टर में हमारे को न्यूक्लियस के बारे में भी पता चला, उससे पहले न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने किस चीज़ के बारे में बताया, न्यूक्लियस, कि एटम का क्या होता है कि न्यूक्लियस। अब पता तो चल गया, ठीक है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और ऐसे ऐसी चीज़ें एटम के अंदर होती हैं। ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, अब एटम का जो शेप है वो कैसा है, शेप साइज़ के बारे में लोगों ने आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया। तो इसका शेप कैसा होगा, एक एटम है उसकी शेप कैसी होगी, रेक्टेंगुलर है या स्फेरिकल है या कैसी है। तो उस चीज़ के बारे में सबसे पहला जो अपना मॉडल दिया था वो किसने दिया था, जे थॉमसन ने। सबसे पहले कब दिया था वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है तो सबसे पहले जो मॉडल सजेस्ट किया था वो जे थॉमसन ने सजेस्ट किया था सन 1898 में। ठीक है, और ये बताया था कि एटम का जो साइज़ है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर होता है, अप्रोक्स बताया था इसने। और साइज़ तो हो गया, ठीक है, और उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। ठीक है, और जब इससे पूछा गया भाई स्फेरिकल शेप होगी तो इसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बता दिया इसने। शेप कैसी है एटम की, स्फेरिकल। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, मतलब जैसे आपको पता है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, अभी अभी मैंने डिस्कस किया इस चीज़ को। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी। कैसे जो जे थॉमसन का मॉडल है वो कैसे फेल हो गया, समझ में, ये फेल क्यों हुआ आपको अभी पता चलेगा। जे थॉमसन का मॉडल सर्वाइव क्यों नहीं कर सका, इसने ये बताया कि अगर आप एक तरबूज को काटो, एक तरबूज को अगर काटोगे आप तो उसमें आपको बीज दिखेंगे। ठीक है, तो इसके सीड्स जो होंगे, सीड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और अंदर जो रेडिश मटेरियल है तरबूज के अंदर, तरबूज खाया ना, प्रॉब्लम नहीं है, तो तरबूज के अंदर जो लाल मटेरियल आप देखते हो दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और जो बीज आप देखते हो काले काले, ठीक है, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये चीज़ बहुत ही गलत थी। गलत क्यों थी, क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर रखा था कि अगर एक मटेरियल को आप रब करते हो प्लास्टिक मटेरियल, ग्लास रोड, कुछ भी एक, उसको आप रब करते हो किसी दूसरी चीज़ के साथ तो उसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, चार्ज आ जाता है। ये चीज़ फेल क्यों हुई, वही चीज़ बता रहा हूँ। चार्ज आने का मतलब क्या है, चार्ज आने का मतलब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। जैसे अगर आप ड्राई हेयर्स में कंघी मारते हो कंघी, नहाने वाले मारते, तुम्हारे क्या काम। तो आप ड्राई हेयर्स में कंघी मारते हो तो कंघी के ऊपर, आपके कॉम के ऊपर चार्ज आता है। तो उसकी थ्योरी क्या है कि जो प्लास्टिक है, कॉम किसका होता है, प्लास्टिक का होता है ना, ऐसा तो नहीं गोल्ड का बना होगा। ठीक है, इतना अमीर हम है नहीं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। हेयर के इलेक्ट्रॉन टूट गए और कॉम के ऊपर आ गए तो कॉम नेगेटिवली चार्ज हो गया। उल्टा होगा, हेयर्स क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन निकल गए वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया नेगेटिवली चार्ज। तो एक थ्योरी बनी। अब आप इस चीज़ को देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं पूरे वॉल्यूम में, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऐसा। लेकिन ये चीज़ तो गलत होगी। कैसे, अगर आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक दूसरे से चिपके हुए हैं और हम देख रहे हैं चीज़ों को रब करने पर उनके पास चार्ज आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए। तो सेपरेट हो नहीं सकते इसके अकॉर्डिंग। क्यों सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि कूलम फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स के Q1 Q2 अपॉन में क्या है, R²। अगर R, इस केस में R कितना है, 0,
समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, यानी कि इन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया, इनफाइनाइट। मतलब आप इनको कभी भी अलग नहीं कर सकते, भले ही कितना रब करो। जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग तो ये अलग हो ही नहीं सकते। जबकि हम देखते क्या एक्सपेरिमेंटली, जब चीज़ों को रब करते हैं आपस में तो चार्ज होती हैं, चार्ज होती हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और इस केस में इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस कितना है, जीरो, चिपके हुए हैं ये तो। अगर सेपरेट होते एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो ही चार्ज आ सकता है। आया समझ में? तो इस थ्योरी में दम नहीं था। ये एक्सप्लेन, ये जो जे थॉमसन का जो मॉडल है इसका नाम क्या रखा गया, इस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, it could not explain distribution of charge परफेक्टली। एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा, समझ में आ गया। दूसरी चीज जो स्पेक्ट्रल सीरीज हम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। स्पेक्ट्रल सीरीज आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं ये, ठीक है। ये फेल क्यों हो गया। अब इस चीज़ के ऊपर रदरफोर्ड ने बहुत काम किया है, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड आया, उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि कैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। वो चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम से। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसमें भी लिमिटेशंस थी। रदरफोर्ड का मॉडल भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया, नहीं चला। क्यों नहीं चला वो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस नाम की चीज़ आ गई, ठीक है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए इस एक्सपेरिमेंट को दो तीन नामों से पुकारा जाता है मानो, ठीक है। दो तीन नाम है इसके। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल क्यों, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड फॉयल ली गई है, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड की ही प्रेजेंस में हुआ था, ये समझिए, उसी के सजेशन के अकॉर्डिंग। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इसके दो स्टूडेंट्स ने निकाला था, ठीक है। इसके दो स्टूडेंट्स कौन थे, गीगर एंड मार्सडन, कई जीजर भी बोलते हैं इसको। ये इसके दो स्टूडेंट्स थे, रदरफोर्ड की प्रेजेंस में इन्होंने किया था। और सारा का सारा जो सजेशन था वो रदरफोर्ड का ही था, कैसे क्या एक्सपेरिमेंट करना है। फाइनेंशियली भी कौन सपोर्ट कर रहा था इनको, रदरफोर्ड ही सपोर्ट कर रहा था, समझ में आ गया। इसलिए तो इसका एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाना जाता है ना। तो फाइनेंशियली इनको पैसे वगैरह की जरूरत होती तो यही देता था, क्योंकि ये जो बच्चे थे ये ग्रेजुएट नहीं थे उस टाइम पे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, समझ में आ गया। और रदरफोर्ड भी छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। रदरफोर्ड वाज द स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। रदरफोर्ड किसका स्टूडेंट था, जे थॉमसन का स्टूडेंट था, समझ में आ गया। स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड इनको गाइड कर रहा था कैसे क्या एक्सपेरिमेंट करना है। और इसमें गोल्ड फॉयल यूज़ की गई और उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल होते हैं बेटा जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए जो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर सके, स्कैटर, बौछार, बॉम्बार्डिंग कर सके। तो इसके लिए देखें क्या लिया। लेकिन पहले आप ये देखिए गोल्ड फॉयल ही क्यों चूज़ की गई। रदरफोर्ड ने ऐसा क्या सोचा कि गोल्ड फॉयल ही सही रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड इज़ मोर मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। इसको कितना भी पीटो, गोल्ड फॉयल को आप कितना भी पीटो पतली हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, है ना। आपने देखा होगा कि मिठाइयों के ऊपर सिल्वर बक्कर आता है, चांदी की चौपरत आती है ना।
तो ये मेलेबल ज़्यादा है, गोल्ड की लगा नहीं सकते ना, उतना बजट नहीं है, मिठाई महंगी हो जाए, आती है वो मत कहना आती नहीं, आती है लेकिन फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है, साज सजावट के लिए है वो चीज़, ठीक है, लेकिन वो सिल्वर वाली थोड़ी सस्ती आती है और गोल्ड वाली ज़्यादा महंगी आती है। आगे समझ में। तो गोल्ड फॉइल की ये एडवांटेज है, इसको आप कितना भी पतला कर सकते हो पीट के। तो ये क्या चाहता था, पतला क्यों किया, पतला इसलिए किया कि एक के नीचे एक आइटम अरेंज हो। भाई अगर मोटी है चीज़ तो भाई एक के नीचे एक तो है चलो, लेकिन साइड में भी तो है। ये क्या चाहता था, सिर्फ एक के नीचे एक आइटम होना चाहिए, साइड में आगे नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। क्योंकि आप कोई भी अगर मेटेरियल देखोगे तो उसमें एटम्स ऐसे होंगे, ऐसे भी होंगे और ऐसे भी होंगे, नीचे भी होंगे इसके, साइड में भी होंगे, ये नीचे और ये साइड में। समझ में आ गया। ये क्या चाहता था, सिंगल सिंगल एटम हो बस, सिंगल सिंगल एटम। और उससे जब अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे तो एटम के अंदर है क्या, वही चीज़ तो देखना चाहता था ये। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा अगर एटम्स का ढेर लगा आगे पीछे, ऐसे सिंगल सिंगल एटम चाहता था ये। एक एटम से जब अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे तो क्या होगा, क्योंकि सीधी बात है, अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहते हो किससे बनी हुई है तो या तो उसको खोल के देखो, मान लो आप देखना चाहते हो मार्कर किस चीज़ से बना है, खुल सकता है तो खोल के देखो मार्कर किससे बना हुआ है, अगर नहीं खुल सकता तो तोड़ दो। तो वही चीज़ यहाँ हुई है, एक एक एटम के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ यहाँ। तो इसको तोड़ा जाए, क्या किया जाए, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे गोल्ड फॉयल बहुत बारीक, बहुत पतली पीट करके और क्लिप्स में लगा दी, दिस इज़ गोल्ड फॉयल। अब कितनी पतली पीटी गई है गोल्ड फॉयल, इसका साइज अप्रोक्सीमेट कितना कर दिया, 10⁻⁻8 मीटर थिकनेस। आ गया समझ में। अब यहाँ इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करना है और इन्होंने स्कैटर किया और उसके अकॉर्डिंग कुछ रिजल्ट्स इनके सामने आए और वो इन्होंने रदरफोर्ड के सामने रखे और रदरफोर्ड ने उनसे कुछ कंक्लूजन निकाले, उन्हीं कंक्लूजन को हम देखेंगे। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, समझ गए। अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर स्कैटर किए जाएं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लेना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा चूज़ किया गया, बिस्मिथ, ठीक है। कौन सा चूज़ किया गया, बिस्मिथ, ठीक है। अब बिस्मिथ जब अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करता है तो इसकी एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं ना, उनके पास इतनी एनर्जी होती है, 5.5 से लेकर के 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे समझ। अब बिस्मिथ का कौन सा आइसोटोप लिया गया, 144 क्या है इसमें, देखिए सही है। तो ये आइसोटोप चूज किया गया और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब इसको एक लेड कैविटी में रखा गया भाई। अब लेड कैविटी क्या होती है, ये लेड जो है ये एब्जॉर्ब कर जाता है एक्स्ट्रा रेडिएशन, क्योंकि हर डायरेक्शन में इमिट करेगा तो अल्फा पार्टिकल्स को, तो बाकी को एब्जॉर्ब कर जाएगा। एक डब्बा समझिए, लेड कैविटी है ये, ठीक है। और इस डब्बे के अंदर इस श्योर्स को रखा गया है, ठीक है। यहाँ इस श्योर्स को रखा गया है, दिस इज श्योर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ से ये इमिट करेगा, तो अल्फा पार्टिकल्स इमिट करे और एक सीधी रे, स्ट्रेट रे ही जा करके एक एटम को स्ट्राइक करे यहाँ पे गोल्ड फॉयल में, तो ये स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि ऑल डायरेक्शंस में इमिट करेगा। ये क्या करेगा, इन ऑल डायरेक्शंस, और बहुत सारी रेज को इमिट कर रहा होगा एट एनी टाइम। तो ये जो रास्ता है इसको भी नैरो किया गया ताकि इधर उधर एब्जॉर्ब हो जाए और एक सीधी लाइन आपको मिले किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। और यहाँ पे लेड की और स्ट्रिप्स यहाँ पे लगाएगी ताकि ये रेज इधर उधर जाने वाली लेड में हो जाए एब्जॉर्ब, ठीक है। और सीधा ही जा करके गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक करें अल्फा पार्टिकल, सीधा करने के लिए। तो सीधा करने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, कोलीमेटर। क्या बोलेगी ये, कोलीमेटर, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल इससे जाके स्ट्राइक करेंगे और स्कैटर होंगे, इसलिए तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटर होंगे। अब ये अल्फा पार्टिकल्स दिखेंगे कैसे, कैसे पकड़े इनको, तो यहाँ पीछे स्क्रीन लगाई गई इसके जिंक सल्फाइड की, ठीक है।
किसकी स्क्रीन है ये? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ठीक है। अब जैसे ही इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे, चमक प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे ग्लो दिखेगा, ठीक है। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए एक इस मूवेबल आर्म के साथ इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया गया। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ठीक है। तो ये मूवेबल आर्म के साथ जुड़ा हुआ है, इस आर्म के साथ, और ये मूव हो सकता है भाई इधर उधर, समझ में आएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में दिखा क्या, बहुत ज़्यादा करोड़ों पार्टिकल्स वो सिर्फ 20 डिग्री में ही आ गए, ऐसे स्ट्रेट पार्टिकल्स जब यहाँ स्ट्राइक किए तो ओनली 10 डिग्री या 20 डिग्री में ही ज़्यादा पार्टिकल्स थे, ऐसे बहुत, ये नैरो दिखाना चाहिए मेरे को, केवल 10 डिग्री, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आपको पता है, ये स्ट्रेट, तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ दिखे, करोड़ों पार्टिकल्स ऐसे, ठीक है। कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, स्कैटर हो गए, इसलिए इसको क्या बोला गया है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और कुछ एक 2-4 पार्टिकल इधर दिखे ऐसे 90 डिग्री से इधर, ठीक है, और कुछ इक्का दुक्का पार्टिकल्स ऐसे वापस दिखे, ठीक है। और इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने एक टेबल बनाई, टेबुलेशन किया और रदरफोर्ड के सामने रखी। रदरफोर्ड ने उसको देखते हुए कुछ कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या है? ये डिग्री है भाई, 10 डिग्री ऊपर नीचे, ठीक है, 30 डिग्री, 40, 90 से ऊपर ऐसे, ठीक है। और इधर है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, 4, 5, 6 और 10⁻⁷, ठीक है। तो ये ऐसा देखा गया कि 20 डिग्री के अंदर अंदर, 20 नहीं, 20 का भी हाफ, यहाँ बीच में कितना होगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री में ही कितने पार्टिकल्स मिले उनको? 10 डिग्री में ही 10⁻⁷। अभी आप देख लो कितने पार्टिकल्स हैं। ये पॉइंट्स मैं ऐसे शो करूँगा कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ती चली जाएगी, ज़्यादा डिग्री में पार्टिकल्स की संख्या घटती चली जाएगी, ठीक है। तो 10 डिग्री में ही कितने पार्टिकल्स मिल गया? अप्रोक्सीमेट 10⁻⁷। कितने पार्टिकल हुए भाई? कितने हुए? 10 लाख, ठीक है ना। 10⁻⁶, ठीक है। 10 लाख पार्टिकल्स ही सिर्फ कितनी डिग्री में मिल गए? 10 डिग्री में ही। 10 डिग्री ऊपर नीचे ऐसा समझ लो आप, ठीक है। अब 20 डिग्री में ऑब्जर्व किया गया तो 10⁻⁶ के करीब यहाँ 20 डिग्री में, ठीक है। और उससे नीचे आए 30 डिग्री में 10⁻⁵ के करीब, 40 डिग्री में 10⁻⁴ के करीब, 40 डिग्री है, ठीक है। और 60 डिग्री में और कम, अप्रोक्सीमेट 10⁻3, 80 डिग्री में 10⁻², देखो घटते जा रहे हैं। और ऐसे ये जो ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ देखने को मिला, ठीक है। आया भाई समझ में? यानी कि 180 डिग्री में तो बहुत कम पार्टिकल्स, देखो 10⁻1 है यहाँ, तो 10⁻1 तो यानी कि 1 से 10 तक 5, 7, 8 पार्टिकल्स ओनली कितने डिग्री में मिले? 180 डिग्री। देखो यहाँ से 180 डिग्री कितना होता है ये, तो 180 डिग्री में सिर्फ कितने पार्टिकल्स मिले? 4, 5 या 6 अप्रोक्सीमेट। ज़्यादा पार्टिकल्स किधर मिले? ऐसे सीधे यहाँ 10⁻⁷।
उसके बाद 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे बता दिया मैंने, 20 डिग्री ऊपर 20 डिग्री नीचे, ऐसे कितने पार्टिकल्स मिले उनके लिए ग्राफ बना दिया गया है, समझ गया। और 180 डिग्री पे जाने वाले 5-7 पार्टिकल ही थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस ग्राफ को देख करके रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, एक एटम जो है एटम, और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो एटम के अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी है उसका कोई जिक्र नहीं भी, और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे स्ट्रेट ही निकल गए, स्ट्रेट सीधे, इसका मतलब उस एटम के अंदर सारी जगह क्या है, खाली, और पॉजिटिव चार्ज तो किसी एक जगह पे बंधा पड़ा हुआ है। और हो सकता है बहुत सारे पार्टिकल्स छोड़ें तो 5-6 या कुछ 10 पार्टिकल्स स्ट्रेट जाके टकरा जाएं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम के अंदर, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ, एक जगह है, पूरा का पूरा, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ नहीं है पॉजिटिव चार्ज। कंक्लूजन सुनिए आप इसका। और वो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे कुछ स्ट्रेट पार्टिकल्स, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स में से इक्का दुक्का पार्टिकल्स गए और स्ट्रेट जा करके टकराए और वो वापस आ गए, वही वापस आए 180 डिग्री पे, जो बिल्कुल जा करके पॉजिटिव चार्ज से स्ट्राइक किए। यानी कि पूरे एटम के अंदर ऑलमोस्ट स्पेस क्या है, एम्प्टी, पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं है, कहाँ बंधा पड़ा है, किसी एक खास जगह। और वो पार्टिकुलर जो स्पेस हो सकता है, स्पेस कौन सा हो सकता है, सेंटर, किसी एटम के अंदर वो पार्टिकुलर स्पेस जहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह बंधा पड़ा है, पोटली में, पोटली टाइप बंधा पड़ा है, और कोई इक्का दुक्का स्ट्राइक किया वही वापस आया, और बाकी इसके रिपल्सन के कारण इधर चले गए, इधर चले गए, बहुत क्लोजली गए वो, ज़्यादा ऐसे दूर चले गए, समझ में गया। तो ये चीज़ तभी हो सकती है जब पूरा का पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, और उस सेंटर को बाद में इसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। आ गया समझ में, न्यूक्लियस। और यहाँ से न्यूक्लियस बना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी एटम के अंदर सारा का सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द एटम, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आ गया समझ में, न्यूक्लियस है। अब इसने ये सोचा कि अब पॉजिटिव या प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रखना है, भाई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस को अलग अलग होना है, तो कैसे हो सकते हैं अलग अलग किसी एटम के अंदर। तो ये अपने सोलर सिस्टम वाले मॉडल से काफ़ी अफेक्टेड था, ठीक है। इसने ये सोचा कि अगर अलग रहना है तो क्या होना चाहिए, इस सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि अपनी अर्थ जो है वो सन में न गिरे, इसके लिए वो कंटिन्यूस घूम रही है। जितने भी प्लेनेट हैं भाई, सन खींच रहा है सभी प्लैनेट्स को, फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशन का फोर्स, लेकिन वो अर्थ या जो जितने भी जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सन में क्यों नहीं गिरे, क्योंकि उनके पास क्या है, स्पीड। अगर स्पीड कम हुई तो ही, या स्पीड 0 हुई तो सन में जाके गिरेंगे। तो अलग रहने का जो इसने रूल दिखाया, अलग रहने के बारे में जो इसने हाइपोथेसिस सोची, वो क्या थी हाइपोथेसिस, कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक जगह बंधा पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स को इसके चारों तरफ घूमना ही पड़ेगा। अब इसके मॉडल में कमी क्या रहेगी, इसने ये बताया कि घूमते हुए उनकी एनर्जी रेडिएट होती है, और ऑर्बिट्स को डिफाइन नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम यही थी, इसका मॉडल इसी चीज़ में फेल हो गया। इसने क्या बोला कि ऐसे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी खर्च होती है, ये बोल दिया इसने। अब एनर्जी खर्च होती है तो इसका मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, और अल्टीमेटली कहाँ जाके मिल जाएगा, न्यूक्लियस में, सेंटर में जाके गिर जाएगा। सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी इसकी। अब इतनी बड़ी बात इसने बता दी तो आप ये समझो छोटी सी बात थी ये, एटम के जो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके ऑर्बिट्स को नहीं बता पाया ये। और बाद में ऑर्बिट्स के बारे में किसने बताया, बोहर ने। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम अगर आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, 9th में भी आता है ये चीज़। तो बोहर ने जो ऑर्बिट्स का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया लोगों के आगे, आया समझ में, नील बोहर। तो ये 1911 का एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। कब हुआ था ये मैंने आपको बताया नहीं, थॉमसन के बाद, जे थॉमसन के बाद, समझ में क्या। तो इससे इसने ये कंक्लूजन निकाले और न्यूक्लियस का कंसेप्ट बिल्कुल सही दिया, लेकिन ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और क्या बोला, एनर्जी रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए, तो ऐसा हुआ तो स्पायरल शेप एंडिंग होगी इसकी। एंडिंग कैसी होगी, स्पायरल शेप, और न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ निकल करके आई, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।